तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता। उद्देश्य इस एकक के अध्ययन के पश्चात आप जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में रसायन विज्ञान के महत्व को समझ सकेंगे। तत्वों के गुणधर्मों के आधार पर उनके वर्गीकरण की संकल्पना द्वारा आवर्त सारणी के विकास से अवगत हो सकेंगे। आवर्त नियम को समझ सकेंगे। आवर्ती वर्गीकरण के लिए परमाणु संख्या तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार की सार्थकता को समझ सकेंगे। 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के लिए IUPAC नाम लिख सकेंगे। तत्वों को SPD तथा F ब्लॉक में वर्गीकृत कर सकेंगे और उनके मुख्य अभिलक्षणों को बता सकेंगे। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों में आवर्ती लक्षणों की पहचान सकेंगे। तत्वों की अभिक्रियाशीलता की तुलना कर सकेंगे और उनकी प्रकृति में उपस्थिति से संबद्ध कर सकेंगे। आयनन एंथैल्पी एवं धात्विक लक्षणों के बीच संबंध बता सकेंगे। परमाणु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्मों जैसे आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि, विद्युत ऋणात्मकता और संयुक्तता से संबंधित विचारों को व्यक्त करने के लिए सही वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग कर सकेंगे। आवर्त सारणी प्रमाणित तौर पर रसायन शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है। प्रतिदिन विद्यार्थी को इससे सहायता मिलती है, खोजकर्ताओं को नई दिशा मिलती है और व्यवस्थित रूप से संपूर्ण रसायन शास्त्र का संक्षिप्त विवरण मिलता है। यह इस बात का एक अद्भुत उदाहरण है कि रासायनिक तत्व अव्यवस्थित समूह में बिखरी हुई इकाई नहीं होते, अपितु वे व्यवस्थित समूह में समानता प्रदर्शित करते हैं। जो लोग यह जानना चाहते हैं कि दुनिया छोटे छोटे अंशों से कैसे बनी है, उनके लिए आवर्त सारणी बहुत उपयोगी है। ग्लेन टी सीबर्ग। इस एकक में हम वर्तमान आवर्त सारणी का ऐतिहासिक विकास और आधुनिक आवर्त नियम का अध्ययन करेंगे। तत्वों का वर्गीकरण परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का परिणाम है। अंत में हम दो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों की प्रवृत्ति पर विचार करेंगे। तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? अब तक हम यह जान चुके हैं कि सभी प्रकार के पदार्थों की मूल इकाई होती हैं। सन 1800 में केवल 31 तत्व ज्ञात थे। सन 1865 में तत्वों की संख्या की जानकारी हो गई, 63 तत्वों की जानकारी हो गई। आजकल हमें 114 तत्वों के बारे में पता है। इनमें से हाल में खोजे गए तत्व मानव निर्मित है। वैसे अभी भी नए तत्वों की कृत्रिम रचना का प्रयास जारी है। इतने सारे तत्वों को और उनकी असंख्य यौगिकों के रसायन का अध्ययन अलग अलग कर पाना बहुत कठिन है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण करके इस अध्ययन को संगठित और आसान बनाया। इतना ही नहीं, इस संक्षिप्त तरीके से इन सभी तत्वों से संबंधित रासायनिक तथ्यों तथा अध्ययन तर्कसंगत रूप से तो कर ही सकेंगे, भविष्य में खोजे जाने वाले अन्य तत्वों के अध्ययन के बाद भी मदद मिलेगी। देखिए, हमारे पास तत्वों का वर्गीकरण करना आवश्यक क्यों है। देखिए, तत्वों का वर्गीकरण करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि शुरू में जो था तत्वों की संख्या थी वो बहुत ही कम थी, जिनका अलग अलग अध्ययन कर पाना आसान था, सरल था। लेकिन बाद में तत्वों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती गई तो उनके बारे में जानकारी एक साथ उठाना, एक साथ इकट्ठी करना, जानना थोड़ा मुश्किल हो गया। इसलिए वैज्ञानिकों ने समझा कि तत्वों का वर्गीकरण करना आवश्यक है, जिससे कि हम वो एक समान गुणों वाले तत्वों को एक जगह आवर्त सारणी में रख सकें। सन 1800 में केवल 31 तत्व ज्ञात थे और सन 1865 में 63 तत्व, यानी कि केवल लगभग 30 से 32 साल में ही तत्वों की संख्या बढ़ करके जो दोगुनी हो गई। और आजकल हमें जो 114 तत्वों के बारे में पता है। हमारे आवर्त सारणी में लगभग 118 तत्व शायद दिए हुए हैं। आवर्त सारणी की उत्पत्ति। तत्वों का वर्गीकरण समूह में आवर्त सारणी की उत्पत्ति। तत्वों का वर्गीकरण समूह में और आवर्तता नियम एवं आवर्त सारणी का विकास वैज्ञानिकों द्वारा अनेक अवलोकनों और प्रयोगों का परिणाम है।
यानी कि जो हमारी आवर्त सारणी होगी, आवर्ती नियम होगी, ये अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोग किए, अलग अलग विकास किए, अलग अलग नियम बनाए तत्वों को वर्गीकरण करने के लिए। तो उनमें जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे उनका नाम था, सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे जर्मन रसायनज्ञ जॉन डोबेराइनर। सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे हमारे जर्मन रसायनज्ञ थे, जर्मन रसायनज्ञ जॉन डोबेराइनर ने सन 1800 में प्रारंभिक दशकों में इस बात की ओर संकेत किया कि तत्वों के गुणधर्मों में निश्चित प्रवृत्ति होती है। 1829 में उन्होंने समान भौतिक एवं रासायनिक गुण वाले तत्वों के तीन तीन समूह, जिन्हें हम त्रिक बोलते हैं, त्रिकों की तरफ ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने यह भी पाया कि प्रत्येक त्रिक में बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के लगभग बराबर था, जो कि आवर्त सारणी। साथ ही मध्य वाले तत्व के गुणधर्म शेष दोनों तत्वों के गुणधर्म के मध्य पाए गए। यानी कि डोबेराइनर का त्रिक जो सिद्धांत जो ये था कि जब उन्होंने तीन तीन तत्वों का समूह बनाया तो उन्होंने देखा कि पहले तत्व और तीसरा तत्व के जो औसत द्रव्यमान था, औसत द्रव्यमान जो था वो दूसरे तत्व के औसत द्रव्यमान के बराबर था, और उनके गुण भी पहले और तीसरे तत्व के जो गुणधर्म थे वो भी दूसरे तत्व के, जो बीच वाला तत्व है हमारा दूसरे तत्व, उनसे मिलते जुलते थे लगभग। जैसे कि आप देख सकते हो कि लिथियम का परमाणु भार हो गया 7, सोडियम का हो गया 23 और पोटेशियम का होगा 39। तो जैसे आप लिथियम का परमाणु भार और पोटेशियम का परमाणु भार आप जोड़ करके उसका औसत निकाल लोगे, जोड़ करके आधा करोगे तो आपको मिलेगा 23, जो क्या होगा, जो कि लिथियम का और पोटेशियम का दोनों का औसत परमाणु भार होगा। डोबेराइनर का त्रिक नियम कुछ ही तत्वों के लिए सही पाएगा, इसलिए इसे महज एक संयोग समझकर इसका विचार जो छोड़ दिया गया। और इसके पश्चात एक फ्रांसीसी भूगर्भ शास्त्री थे जिनका नाम था EABD चेन कोर्टोस ने 1862 में तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और तत्वों की वृत्ताकार सारणी बनाई, जिसमें तत्वों के गुणधर्मों में पुनरावृत्ति को दर्शाया गया। यह भी अधिक ध्यान आकर्षण नहीं कर सका। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने 1865 में अष्टक नियम दिया। यानी कि अष्टक नियम पहले डोबेराइनर, हमारे पास जो डोबेराइनर थे वो सबसे पहले वैज्ञानिक थे, सबसे पहले जो रसायनज्ञ थे, जो जर्मन रसायनिक थे, जिन्होंने सबसे पहले तत्वों के वर्गीकरण के बारे में जो काम किया, विचार दिया, और उन्होंने अपना एक नियम दिया जिसे हम त्रिक सिद्धांत या त्रिक नियम भी बोलते हैं डोबेराइनर का। कुछ ही तत्वों के लिए सही पाएगा इनका नियम, इसलिए इसे एक संयोग समझकर केवल छोड़ दिया गया, क्योंकि ये लगभग सभी तत्वों के लिए नहीं बना पाए उस टाइम। जितने तत्व थे उन सभी के लिए जो त्रिक नियम जो लागू नहीं हो पाया, इसलिए जो ऐसा बाद में एक महज एक संयोग समझकर इसे जो इसके विचार को छोड़ दिया गया और किसी दूसरे वैज्ञानिक की बात को मान लिया गया। इसके पश्चात दूसरा वैज्ञानिक आया, वो फ्रांस का वैज्ञानिक थे भूगर्भ शास्त्री, जिनका नाम था AEBD चेन कोर्टोस। उन्होंने जो 1862 में तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में जब लगाया, व्यवस्थित किया, तो उन्होंने बनाई व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने एक आवर्त सारणी बनाई, जिसमें उन्होंने तत्वों के गुणधर्मों में पुनरावृत्ति को दर्शाया। यह भी जो ज़्यादा ध्यान आकर्षित नहीं कर सका, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं था। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने 1865 में अष्टक नियम दिया। इसके बाद आए अलेक्जेंडर नाम के वैज्ञानिक या रसायनज्ञ, जिन्होंने 1865 में अपना एक नियम दिया जिसका नाम था अष्टक नियम। उन्होंने तत्वों को जब परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान थे। यह संबंध ठीक उसी प्रकार था जैसे कि 8 संगीत के 8वें सुर और पहला सुर एक जैसे होते हैं। रसायन न्यूलैंड का यह नियम सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हो पाया,
जहाँ केवल कैल्शियम तक ही सही प्रतीत हुआ। हालांकि उस समय इस धारणा को व्यापक मान्यता नहीं मिली, परंतु बाद में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा 1887 में न्यूलैंड को डेवी पदक से पुरस्कृत किया कर उनके काम को मान्यता दी गई। रूसी रसायनज्ञ दिमित्री मेंडेलीव 1834-1907 तक तथा जर्मन रसायन लोथर मेयर 1830-1895 के सतत प्रयासों के फलस्वरूप आवर्त सारणी के विकास में सफलता प्राप्त हुई। स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए दोनों रसायनज्ञों ने 1869 में प्रस्तावित किया कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तब नियमित अंतराल के पश्चात उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। लोथर मेयर ने भौतिक गुणों जैसे परमाणु आयतन, गलनांक, क्वोथनांक और परमाणु भार के मध्यवर्ग आलेखित किए, जो कि एक निश्चित समुच्चय वाले तत्वों की समानता दर्शाता है। सन 1868 में लोथर मेयर ने तत्वों की एक सारणी का विकास कर लिया जो आधुनिक आवर्त सारणी से काफ़ी मिलती जुलती थी, लेकिन उसके काम का विवरण दिमित्री मेंडेलीव के काम के विवरण से पहले प्रकाशित नहीं हो पाया। आधुनिक आवर्त सारणी के विकास के योगदान का श्रेय दिमित्री मेंडेलीव को दिया गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मेंडेलीव से पहले जो लोथर मेयर था, उन्होंने जो अपनी आवर्त सारणी बना ली, लेकिन किसी कारणवश जो वे उसे प्रकाशित जो नहीं करा पाए, और मेंडेलीव की आवर्त सारणी जो प्रकाशित की गई, तो इसलिए तत्वों के वर्गीकरण का जो श्रेय दिया गया वो बाद में केवल मेंडेलीव को दिया गया, ना कि लोथर मेयर को। हालांकि आवर्ती संबंधों का अध्ययन का आरंभ डोबेरायर ने किया था, किंतु मेंडेलीव ने आवर्त नियम को पहली बार प्रकाशित किया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारा जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी तत्वों का वर्गीकरण करने का कार्य सबसे पहले जो डोबेरायर ने शुरू किया, लेकिन सबसे पहला जो आवर्त नियम है आवर्त सारणी के लिए सबसे पहला जो नियम दिया, जिसे हम आवर्त नियम बोलते हैं, वो सबसे पहले मेंडेलीव ने दिया गया। यह नियम इस प्रकार है, मेंडेलीव का आवर्त नियम इस प्रकार है कि तत्वों के गुणधर्म दो होते हैं, वो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब कि एक निश्चित टाइम के बाद, हर एक निश्चित टाइम के बाद तत्वों में क्या होगी, समानता होगी। जैसे कि उसने बोला था, जैसे कि अष्टक नियम था कि भाई पहले तत्व से हम स्टार्ट करें, किसी भी पहले तत्व से स्टार्ट करेंगे तो आठवां तत्व, हर एक आठवां तत्व जो पहले तत्व के समान गुणधर्म रखने वाला होगा। जैसे यहाँ हो गया लिथियम 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 8 के बाद जो दूसरा तत्व आएगा वो सोडियम होगा, वो भी क्या होगा, आवर्त सारणी का एक ही तत्व। तो लिथियम, पोटेशियम और सोडियम सभी जो ये पहले कॉलम में आवर्त सारणी के जो पहले वर्ग के, जो पहले समूह के जो तत्व जिनके सबकी गुण एक समान हो गए। मेंडेलीव ने तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों और ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बढ़ते हुए क्रम में परमाणु भारों के अनुसार सारणी में इस प्रकार क्रम में रखा कि समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही वर्ग में मेंडेलीव की आवर्त सारणी। मेंडेलीव ने तत्वों को क्षैतिज पंक्ति तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभों में उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार सारणी में इस तरह क्रम में रखा कि समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह में स्थान पाएं। यानी कि जो हमारी आवर्त सारणी है, जैसे कि ये दी हुई है, ये हो गया एक समूह, ये दूसरा समूह, ये तीसरा समूह, ये चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ऐसा करके। तो इन्होंने जो परमाणु भारों के इस क्रम में इस तरीके से परमाणु भारों को बढ़ते हुए क्रम में रखा कि एक समान तत्व जो एक ही कॉलम में, एक ही वर्ग में आ जाए। जैसे कि हीलियम भी एक एक्रिय गैस होगी, आर्गन भी एक एक्रिय गैस होगी, और हमारी क्रिप्टोन और जिनोन ये सभी जो एक एक्रिय गैस है। इन सब की जो बाहरी कक्षा होगी वो क्या होगी, पूरी तरीके से जो भरी होगी, इसलिए इनका नाम होगा एक्रिय गैस। जैसे कि अगर लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सोडियम, ये सब जो होंगे सभी के सब जो अधिक बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु हो, और ये सब जो नाइट्रोजन वगैरह, ये सब जो ऑक्सीजन
मेंडेलीव ने आवर्तता के महत्व को पूर्ण रूप से समझा और तत्वों का वर्गीकरण के लिए अधिक विस्तृत भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों को आधार माना। विशेष रूप से मेंडेलीव ने तत्वों द्वारा प्राप्त यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र तथा उनके गुणधर्मों की समानता को आधार माना। वह यह जानते थे कि यदि परमाणु भार के क्रम में पूर्णतः पालन किया जाए तो कुछ तत्व उनके द्वारा दिए गए क्रम में आवर्त सारणी में नहीं रखे जा सकते। उन्होंने समान रासायनिक गुण दर्शाने वाले तत्वों को आवर्त सारणी में उचित स्थान देने के लिए उनके परमाणु भारों के क्रम में उपेक्षा की। उदाहरण के तौर पर आयोडीन, जिसका परमाणु भार समूह 6 के तत्व टेलुरियम से कम था को समूह 7 के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के आदि के साथ गुणधर्मों वाले में समानता के आधार पर रखा गया। उन्होंने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक समूह में रखने को प्राथमिकता को आधार मानते हुए यह प्रस्तावित किया कि कुछ तत्व जो खोजे नहीं गए थे के लिए आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान जो छोड़ दिए गए। उदाहरण के लिए जैसे जब मेंडेलीव की आवर्त सारणी प्रकाशित हुई तब गैलियम तथा जर्मेनियम तत्वों की खोज नहीं हुई थी। उन्होंने एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे एक एक रिक्त स्थान छोड़ा। यह आपको दिखाई देगा एल्यूमिनियम और उन्होंने एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे एक एक रिक्त स्थान छोड़ा और इन तत्वों का नाम एक एल्यूमिनियम और एक सिलिकॉन रखा। मेंडेलीव ने न केवल गैलियम और जर्मेनियम तत्वों के होने की प्रयुक्ति की बल्कि इन तत्वों के कुछ भौतिक गुणधर्मों का ब्यौरा भी दिया। बाद में खोजे गए इन तत्वों के प्राकृतिक गुणधर्मों तथा प्रायोगिक गुणधर्मों की सारणी 3.3 में सूचीबद्ध किया गया। मेंडेलीव की मात्रात्मक प्रयुक्ति और कालांतर में उनकी सफलता के कारण उन्हें और उनकी आवर्त सारणी को काफ़ी प्रसिद्धि मिली। मेंडेलीव ने 1905 में प्रकाशित आवर्त सारणी को चित्र में दर्शाया गया है। उपरोक्त नियम किसी पॉइंट एक में होगी मेंडेलीव की आवर्त सारणी जो 1905 में प्रकाशित हुई थी। आधुनिक आवर्त नियम तथा आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि जब मेंडेलीव ने आवर्त सारणी का विकास किया तब रसायनिकों को परमाणु की आंतरिक रचना का ज्ञान नहीं था। 20वीं शताब्दी के आरंभ में और परमाणु कणों का विकास हुआ और 1913 में अंग्रेज भौतिक वैज्ञानिक हेनरी मोल्जे ने तत्वों के अभिलाक्षणिक एक्सकिरणीय स्पेक्ट्रम 1913 में अंग्रेज भौतिक वैज्ञानिक हेनरी मोल्जे ने तत्वों के अभिलाक्षणिक एक्सकिरण स्पेक्ट्रम में नियमितता पाई और देखा कि न्यू और परमाणु क्रमांक जड़ के मध्य वर्ग आलेखित करने पर सरल रेखा प्राप्त होती है, परंतु परमाणु द्रव्यमान और √न्यू के आलेख में सरल रेखा प्राप्त नहीं होती। अतः मोल्जे ने दर्शाया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। इसी अनुसार मेंडेलीव के आवर्त नियम का संशोधन किया गया और आधुनिक आवर्त नियम किया गया। इसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार तत्वों के यह नियम इस प्रकार है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होंगे जो तब उनमें समानता पाई जाएगी एक निश्चित आवर्त रूप से, तब उनको हम परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में लगाओगे, ना कि परमाणु भारों के। तो भौतिक आधुनिक आवर्त नियम किस पर आधारित था? परमाणु क्रमांकों के आधार पर, और मेंडेलीव का जो नियम था वो था परमाणु भार के आधार पर। आवर्त नियम के द्वारा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले 94 तत्वों में उल्लेखनीय समानता मिली। एक्टिनियम और प्रोक्टेनियम की भांति न्यूटोनियम और प्लूटोनियम भी यूरेनियम के अयस्क ब्लेंड में पाई गई। इससे अकार्बनिक रसायन शास्त्र में प्रोत्साहन मिला और कृत्रिम अल्प आयु वाले तत्वों की खोज की गई। कृत्रिम मतलब कि जो लैब में तैयार किए जाए, मैन मेड होते हैं। अल्प आयु मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए। आप पहले पढ़ चुके हैं कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व की नाभिकीय आवेश, प्रोटॉनों की संख्या या
उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। इसके पश्चात क्वांटम संख्याओं की सार्थकता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आवर्तीयता को समझना सरल हो जाता है। अब यह स्वीकार कर लिया गया कि आवर्त नियम तत्वों तथा उनके यौगिकों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का फलन जो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। समय समय पर आवर्त सारणी के विभिन्न रूप प्रस्तुत किए गए। कुछ रूप तत्वों की रासायनिक अभिक्रिया तथा संयुक्ता पर बल देते हैं, जबकि कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। इसका आधुनिक स्वरूप, जिसे आवर्त सारणी का दीर्घ रूप कहते हैं, बहुत सरल और अत्यंत उपयोगी है और इसे चित्र 3.2 में दर्शाया गया है। क्षैतिज पंक्ति, जिन्हें मेंडेलीव श्रेणी को आवर्त कहा जाता है और मेंडेलीव को स्तंभ को वर्ग कहते हैं समान बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभ में रखा गया है, जिन्हें वर्ग या परिवार कहा जाता है। आईयूपीएसी के अनुमोदन के अनुसार वर्गों को पुरानी पद्धति फर्स्ट डे, सेकंड डे, फर्स्ट डे, सिक्स डे, 8वें फर्स्ट डे के स्थान पर उन्हें 1 से 18 तक की संख्याओं में अंकित करके निरूपित किया गया। आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त थे तथा आवर्त संख्या आवर्त में तत्वों की अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या n को दर्शाती है। प्रथम आवर्त में 2 तत्व उपस्थित हैं, इसके बाद में 8, 8, 18, 18 और फिर 32 तत्व है। 7वां आवर्त अपूर्ण है। सैद्धांतिक रूप से 6वें आवर्त की तरह ही इसमें तत्वों की अधिक संख्या क्वांटम संख्याओं के आधार पर 32 ही होगी। इस रूप में आवर्त सारणी में 6वें और 7वें आवर्त में क्रमशः लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के 14 तत्वों को अलग से नीचे दर्शाया गया है। सौ से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण देखिए। 0 के लिए हम यूज करते हैं नील वर्ड, 1 के लिए करते हैं अन, 2 के लिए करेंगे बाई, 3 के लिए करेंगे ट्राई, 4 के लिए करेंगे क्वाड, फिर 5 के लिए करेंगे पेंट। अब जैसे मान लो मैं 101 तत्व का कोई परमाणु क्रमांक है, उसका मैंने नाम लिखना है इस तत्व का, तो इसका नाम हम लिखेंगे। पहले 1 होगा, 1 के लिए लगेगा अन, फिर इसके बाद 0 हो गया, 0 के आएगा नील, फिर इसके बाद 1 के लिए फिर आएगा अन। और इतना लिखने के बाद हम हर एक तत्व में जब भी हम 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के नाम लिखेंगे तो उनमें लास्ट में फिर हम जोड़ना IUM। ये सभी के साथ यूज किया जाए तो बाद में प्लस हो जाएगा IUM। तो अन, नील, अनियम ये हो जाएगा 101 तत्व का परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नाम। इसे शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? इसे शॉर्ट में ऐसे लिखा जाएगा, अन से यू लेना, नील से एन लेना और इसके बाद फिर यू से, तो ये हो जाएगा इसका शॉर्ट में नेम। जैसे मान लो मैं 105 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नाम लिखना होगा तो कैसे लिखते हैं? फर्स्ट में आ जाएगा अन, 0 के लिए आएगा नील और फिर 5 के लिए आएगा पेंट और EM बाद में सभी के साथ में जो IUM। मतलब कि कोई भी परमाणु क्रमांक होगा, कोई भी तत्व होगा 100 से ऊपर, तो उसमें लास्ट में जो EM तो हमें लगाना ही लगाना होगा। जैसे कि 106 का लिख दिया, 106 का हो जाएगा अन, नील, हेक्स, एक 103 का लिख दो, 1 अन हो गया, उसके बाद फिर नील हो गया 0 के लिए, 3 के लिए होगा ट्राई और लास्ट में फिर आएगा EM, तो अन, नील, ट्राइयम। एक 112 का लिखना है, जैसे कि हम 112, तो 1 के लिए अन, 1 के लिए फिर अन, 2 के लिए बाई और लास्ट में EM।
तो अन बाई EM ये आवर्त सारणी जो आप लोगों को याद करनी है, ये तत्वों के परमाणु क्रमांक के नाम दिए हुए हैं। 0 के लिए नल होगा, संक्षिप्त रूप में सब अंत से प्रदर्शित करते हैं। 1 के लिए अन होगा, 2 के लिए बाई होगा, 3 के लिए ट्राई होगा, 4 के लिए क्वाड होगा, 5 के लिए पेंट होगा, 6 के लिए हेक्स होगा, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ओक्ट और 1 के लिए 9 के लिए इन। मूलों को अंकों के क्रम में एक साथ रखा जाता है जिससे क्रमांक प्राप्त होता है और अंत में EM जोड़ दे दिया जाता है। 100 से ऊपर परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के आयुर्पेशी नाम सारणी में नीचे दिए गए हैं। देखो 101 तत्व का होगा तो 101 के लिए पहला शुरू में होगा 1 के लिए होगा अन, 0 नील के लिए और फिर EM, फिर नील 1 के लिए और बाद में EM।